दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रिजन ब्रेक सीजन 3 के बचे हुए सभी एपिसोड्स लेके आ गया हूँ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। सीजन 3 में माइकल दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में पहुंच गया, जहां पुलिस का नहीं मुजरिमों का राज चलता है। और अब माइकल इस जेल से कैसे भागेगा, यही हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। 7th एपिसोड की शुरुआत माइकल और जेम्स से होती है, जो एक दूसरे के सामने खड़े होकर फाइट के कंफर्म होने का इंतजार कर रहे थे। तभी लेचेरो सभी को शांत करते हुए उनसे पूछता है कि तुम लोगों की दोस्ती अब दुश्मनी में क्यों बदल गई। फिर माइकल चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, बल्कि इसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। ये बात सुनकर लेचेरो उनको आखिरी चेतावनी देते हुए समझाता है कि अगर तुम लोग इस फाइट से पीछे हटना चाहते हो तो यही राइट टाइम है, क्योंकि एक बार मैंने फाइट सेट कर दी तो तुम्हारी फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम दोनों में से एक मर नहीं जाएगा। फिर माइकल कहता है कि मुझे लड़ना है। ये बात सुनकर लेचेरो फाइट को सेट कर देता है और उनको 15 मिनट में तैयार होकर वापस आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सुक्रे जब अपने बच्चों के लिए पैसे भेजने की तैयारी कर रहा था तो लिंकन और सोफिया वहां पर आ जाते हैं। फिर लिंकन उसको पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है। फिर सोफिया भी कार में गैस भरवाने के लिए चली जाती है। तभी सुक्रे लिंकन को समझाते हुए बताता है कि अगर तुम्हारा प्लान सही से काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब ये बात सुनकर लिंकन सुक्रे को साथ लेकर बैकअप प्लान बनाने लगता है। दूसरी तरफ जेम्स माइकल के सेल में जाकर पूछता है कि तुम्हें अचानक हो क्या गया है। फिर माइकल बताता है कि लेचेरो ने फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिया है। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए मैंने ये लड़ाई वाला प्लान बनाया है, क्योंकि अगर सब लोग फुटबॉल मैच में बिजी हो जाते तो जेल में बहुत शोर होता और हमें जेल से भागने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती। फिर जेम्स उसके प्लान को समझने के बाद फिर से सारा की मौत का दुख जताता है। माइकल कहता है बाहर निकलने के बाद जब एलजे हमारे पास आ जाएगा तो मैं उस आदमी को ढूंढकर मार डालूंगा जिसने सारा को मारा था। फिर कुछ देर बाद सभी लोग फाइट देखने के लिए निकलने लगते हैं। तभी माइकल भी मौका देखकर टैटू आर्टिस्ट का कोई सामान चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन सोफिया को कार में ही बिठाकर बीच की तरफ जाता है। दरअसल वो ऐसा अपने बैकअप प्लान के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ मॉर्गन एक जगह पर रुककर एलजे के साथ माइकल और लिंकन का इंतजार कर रही थी, जबकि सुक्रे झाड़ियों में छुपकर उस पर नजर रखे हुए था। दरअसल ये उनका प्लान बी था कि सुक्रे अपनी कार से मॉर्गन की कार का एक्सीडेंट करेगा और फिर मौके का फायदा उठाकर लिंकन एलजे को वहां से बचा लेगा। तभी हम देखते हैं कि जेल में सब लोग फाइट के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर माइकल खिड़की खोलकर बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जब सेलेंस को पता चलता है कि कोर्ट में अभी बहुत समय लगने वाला है तो वो एलेक्स को मनाकर होटल के लिए ले जाने लगता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर 15 मिनट बीत जाने के बाद भी जब सुमा वापस नहीं आता तो लेचेरो उसके बिना ही वहां से चला जाता है। तभी गार्ड को भी दवाई का असर होने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब माइकल की एक परेशानी तो हट चुकी थी, क्योंकि जो गार्ड बेहोश हुआ था वो बहुत ही एक्टिव था। अब माइकल और जेम्स गार्ड के बेहोश होते ही माइकल के एक्शन का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेम्स भी डर के मारे हाँफ रहा था, क्योंकि अगर वो और माइकल पकड़े जाते तो या तो गार्ड उनको मार देता या फिर लेचेरो। तभी सुमा वहां पर आता है और उसके आने की वजह से माइकल और जेम्स को बेड के नीचे ही छुपना पड़ता है। फिर सुमा अपने पैसे उठाता है और सेल से बाहर चला जाता है। फिर मौका मिलते ही माइकल और जेम्स रस्सी नीचे गिराते हैं और उससे नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से वहां बादल छा जाते हैं और माइकल को मजबूरी में अपना प्लान बदलकर वापस सेल के अंदर जाना पड़ता है। फिर वापस आने पर जेम्स पूछता है कि रस्सी का क्या करना है। फिर माइकल कहता है कि हमारे पास समय कम है, इसलिए फिलहाल हम रस्सी को यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर वो दोनों अलग अलग रास्तों से निकल जाते हैं, लेकिन लेचेरो के आदमी उनको पकड़कर वापस लेचेरो के सामने ले आते हैं। फिर माइकल और जेम्स उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि अब हमारी फिर से दोस्ती हो चुकी है, लेकिन लेचेरो उनकी बात को खारिज करते हुए कहता है जल्दी से रिंग के अंदर चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी फाइट किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ सोफिया लिंकन के पास पहुंचकर उस पर गन तान देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिंकन जेम्स को कंपनी वालों को सौंप दे, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी वाले उसको मार डालेंगे।
फिर लिंकन उसको समझाता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे बेटे की जान जा सकती है। ये बात सुनकर सोफिया उससे माफी मांगती है और अपनी बंदूक फेंक देती है। दूसरी तरफ 3:30 बजते ही मॉर्गन जेल के अंदर अपने आदमी को फोन करके अपडेट मांगती है और उसको पता चलता है कि जेल में अभी तक कोई भी हलचल नहीं हुई। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड को जब दूसरा गार्ड नहीं दिखता तो वो रेडियो पर इसकी सूचना दे देता है और खुद उस जगह पर चेक करने के लिए जाता है। तभी अचानक से तेज हवा का झोंका आता है जिसके कारण माइकल की रस्सी वाली सीढ़ी नीचे गिर जाती है और अब माइकल और जेम्स की यही गलती उनके लिए मुसीबत बनने वाली थी। तभी रिंग के अंदर जब माइकल और जेम्स फाइट शुरू नहीं करते तो लिचेरो उनको चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने तुरंत फाइट शुरू नहीं की तो मैं खुद नीचे आकर तुम दोनों को मार डालूंगा। वहीं बाहर एक गार्ड जब अपने साथी को चेक करने के लिए जाता है तो उसको अपना साथी बेहोश मिलता है। तभी एक और गार्ड जब दूरबीन से चारों तरफ देखता है तो उसको माइकल की रस्सी दिख जाती है और वो समझ जाता है कि किसी ने जेल से भागने की कोशिश की थी। अब माइकल और जेम्स को भी मजबूरी में आकर फाइट शुरू करनी ही पड़ती है, लेकिन तभी जेल के अलार्म बज जाते हैं और अलार्म की आवाज सुनकर मॉर्गन भी समझ जाती है कि जेल में कुछ गड़बड़ हुई है और अब वो लोग भाग नहीं पाएंगे। अब लिंकन भी ये बात समझ जाता है कि प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए अब वो अपना दूसरा प्लान एक्टिवेट करता है। अब वो अपना आइस बॉक्स ढककर सोफिया की कार लेकर तुरंत सुक्रे के पास निकल जाता है ताकि अपने बेटे को बचा सके। अब जेल में भी पूरी फोर्स इकट्ठी हो जाती है। तभी कर्नल आकर लेचेरो को नीचे बुलाता है और सबको चेतावनी देता है कि जो भी भागने की कोशिश कर रहा था मैं उसको ढूंढ कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ मॉर्गन लिंकन के पास कॉल करके पूछती है कि वो लोग जेल से आए या नहीं। फिर लिंकन झूठ कह देता है कि इस समय वो लोग मेरी डिग्गी में है। जेल के अंदर कर्नल रस्सी वाले सेल के बारे में लेचेरो से पूछता है लेकिन लेचेरो उसको नहीं बताता। फिर वो गुस्से में उसके एक आदमी को पकड़कर पूछताछ करता है और जब वो भी कुछ नहीं बताता तो वो उसको उसी सेल का समझकर गोली मार देता है। फिर कर्नल लेचेरो को डांटते हुए कहता है कि अगर तुम जेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो तुम्हें बदल दिया जाएगा। फिर सुमा लेचेरो के पास जाकर कहता है कि मेरे लोग बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं। शायद मैं जानता हूँ ये काम किसका होगा, जरूर ये काम माइकल का होगा। दूसरी तरफ मॉर्गन के पास भी उसके आदमी की कॉल आ जाती है कि माइकल और जेम्स भाग नहीं पाए। ये बात सुनते ही वो तय करती है कि वो एलजे को तुरंत वहां से ले जाएगी। इस समय सुक्रे भी लिंकन से बात कर रहा था लेकिन तभी सिग्नल कट जाता है, इसलिए सुक्रे अकेले ही उनको रोकने के लिए निकल पड़ता है और अपनी गाड़ी को अचानक से मॉर्गन की वैन के सामने ले आता है जिसके कारण उन दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर लिंकन वहां पर पहुंचकर मॉर्गन को बुरी तरह से पीटता है और उसके एक आदमी को मार देता है। फिर वो मॉर्गन पर अपनी बंदूक तानकर एलजे को छोड़ने के लिए कहता है लेकिन मॉर्गन उसको समझाती है कि जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ वहाँ लोग मरते भी हैं और मारते भी हैं, इसलिए अगर तुम अपने बेटे की कुर्बानी देना चाहते हो तो बेझिझक मुझे गोली मार दो। फिर मजबूरी में लिंकन अपनी गन नीचे कर देता है और मॉर्गन को समझाता है कि हम लोग अभी भी जेम्स को बाहर निकाल सकते हैं, बस मुझे एक बार जाकर माइकल से बात करनी होगी और पता करना होगा कि अंदर हुआ क्या था। फिर मॉर्गन उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। फिर लिंकन सुक्रे को भी होश में लाता है जो कि एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गया था। तभी रास्ते में पड़े बॉडी बैग देखकर लिंकन समझ जाता है कि अगर जेम्स मॉर्गन के हाथ लग जाता तो उसके लोग हम सभी को मार डालते। दूसरी तरफ जेल के अंदर सुमा माइकल को लेचेरो के पास लेकर जाता है और पूछता है कि तुम किस तरह की मौत चाहते हो। फिर लेचेरो सुमा को रोकते हुए खुद माइकल से बात करता है और उसकी रस्सी खोल देता है। लेचेरो पूछता है कि क्या तुम सच में भागने का प्लान बना रहे थे, लेकिन माइकल मना कर देता है। फिर लेचेरो कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहते थे तो तुम्हें इस प्लान पर काम करना पड़ेगा और इस बार मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे भी इस जेल से निकलना है। दूसरी तरफ ड्रग्स न मिलने के कारण एलेक्स की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी सेलेस उसको बताता है कि कोर्ट के लोग पहुंच चुके हैं लेकिन छुट्टी का समय होने वाला है, इसलिए हमारी सुनवाई कल होगी। फिर एलेक्स जोर देता है कि सुनवाई आज ही होनी चाहिए। अब इस बात पर उन दोनों में बहस होने लगती है, इसलिए सेलेस उसको हथकड़ी लगाने का आदेश दे देता है। फिर ऑफिसर लैंग भी एलेक्स से माफी मांगते हुए उसको हथकड़ी लगा देती है। दूसरी तरफ जेल में जब माइकल जेम्स को ढूंढ रहा था तो उसकी नजर बेलिक पर पड़ती है जो सारा की मौत की वजह से बहुत दुखी था। तभी कुछ देर बाद जेम्स से मिलने के लिए मॉर्गन आती है और पूछती है कि तुम कितने दिनों में भागकर अपना ये मिशन पूरा कर सकते हो। फिर जेम्स कहता है हमें लगभग 4 दिन और लगेंगे। अब इनकी बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि जेम्स ने अब तक जो भी कहानी सुनाई थी वो सब झूठ थी, क्योंकि असल में ये भी कंपनी का ही आदमी है
और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि किसी अच्छी पोस्ट वाला। लेकिन माइकल भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो छुपकर इनकी बातें सुन लेता है और इसी धमाकेदार ट्विस्ट के साथ 7th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत सोना प्रिजन से होती है, जहां माइकल की मुलाकात लुइस से होती है। दरअसल लुइस अपने पिता से मिलने जाने वाला था और आज उसने नए कपड़े भी पहने हुए थे, इसलिए वो माइकल से पूछता है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। माइकल उसकी ड्रेस की तारीफ करता है। तभी थोड़ी देर बाद माइकल लिंकन से मिलता है और उससे एलजे के बारे में पूछता है, क्योंकि अब माइकल को अपने भतीजे की चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर वो लोग सारा को मार सकते हैं तो एलजे को भी मार सकते हैं। फिर लिंकन बताता है कि फिलहाल एलजे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ 4 दिन दिए हैं। इन 4 दिनों के अंदर तुम्हें यहाँ से भागना होगा। फिर जब माइकल वहां से जाने लगता है तो लिंकन उसको बॉडी बैग वाली बात बताता है कि मुझे उस एक्सीडेंट वाली कार में डेड बॉडी रखने वाले बैग मिले थे, यानी कि काम पूरा होने के बाद कंपनी के लोग हम लोगों को मारने वाले थे। ये बात सुनकर माइकल लिंकन को कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। फिर लिंकन माइकल से सारा के लिए एक बार फिर से माफी मांगता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद माइकल अंदर ही अंदर से मुझसे भी खफा है। फिर लिंकन कहता है कि मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास मेरा बेटा भी है, इसीलिए मुझे तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। अगर मैं तुमको सच बता देता तो शायद तुम मेरी हेल्प नहीं करते। ये बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि एलजे सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि वो मेरा भी बेटा है और ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। लेकिन ये सब जानते हुए भी तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे तो तुम में और कंपनी में एक बात कॉमन लगती है, दोनों ही अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात सुनकर लिंकन अंदर से टूट जाता है। दूसरी तरफ मॉर्गन अपने होटल के रूम में पहुंच जाती है, जहां कंपनी हेड पहले से ही अपने आदमियों के साथ बैठा उसका इंतजार कर रहा था। फिर कंपनी हेड उसको डांटते हुए कहता है कि तुमने जो रायता फैलाया है तुम उसे आज ही साफ करोगी। दरअसल वो चाहता था कि ये मामला जितनी जल्दी रफा दफा हो जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन मॉर्गन उसको समझाती है कि हमें अपना एक एक कदम सोच समझकर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अब ये बात कंपनी हेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने आदमियों से कहकर मॉर्गन की धुलाई करवाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ काम पूरा चाहिए, तुम्हारा काम मेरे ऑर्डर्स मानना है, मुझे सलाह देना नहीं। फिर वहां से निकलकर मॉर्गन जेम्स से मिलती है और उसको अपना आगे का प्लान बताती है। वो कहती है कि तुम शाम 5 बजे तैयार रहना और आज तुम्हें माइकल को भी खत्म करना है। इस समय जेल के अंदर माइकल और लेचेरो आपस में बातें कर रहे थे। तभी सुमा लेचेरो को समझाता है कि हमारी टीम के लोग बहुत ही कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमें क्रिस्टोबल और उसकी गैंग को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर लेचेरो सुमा से उसको ऊपर बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मॉर्गन भी अपने मिशन पर काम शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया के पास एक अपार्टमेंट के मालिक का फोन आता है। सोफिया को तो उस अपार्टमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और यहाँ तक कि उसको तो ये भी पता नहीं था कि जेम्स ने उसको कब खरीदा। फिर अपार्टमेंट का पुराना मालिक बताता है कि जेम्स ने ये अपार्टमेंट कई साल पहले खरीदा था। फिर सोफिया उससे उस अपार्टमेंट का एड्रेस लेती है और वहां पर जाने का फैसला करती है। अब क्योंकि कंपनी वालों ने उसका फोन टैप कर रखा था, इसलिए मॉर्गन को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो भी अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जेम्स एलेक्स की जानकारी वाले एक कागज को जला देता है। फिर जब माइकल उससे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तो जेम्स गुस्से में वहां से चला जाता है और एक कैदी से हथियार खरीद लेता है। दरअसल वो हथियार उसने माइकल के लिए ही खरीदा था। इसके बाद टी बैग माइकल को एक मैसेज देता है। फिर जब माइकल उसको खोलकर देखता है तो उसमें यहाँ के अंडरग्राउंड रास्तों का मैप था, जो कि उसके लिए लेचेरो ने भेजा था, क्योंकि वो भी चाहता है कि अब माइकल और जेम्स दोनों मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाए, ताकि वो भी उनके साथ आसानी से यहाँ से निकल जाए। फिर माइकल जेम्स को साथ लेकर उस रास्ते से नीचे जाता है, लेकिन नीचे का दरवाजा लॉक था। अब जेम्स को भी एक मौका मिल जाता है, इसलिए वो अपने खरीदे हुए हथियार से माइकल को मारने के बारे में सोचता है। लेकिन ऐन मौके पर वहां पर लेचेरो आ जाता है और उनको एक टनल दिखाता है। फिर लेचेरो उनको इस टनल की कहानी बताता है कि पहले कैदी इसी रास्ते से ए ब्लॉक से बी ब्लॉक तक जाया करते थे, लेकिन दंगे के बाद ए ब्लॉक बंद कर दिया गया, इसलिए अब इस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं है और अब हम इसी रास्ते से भाग सकते हैं। लेकिन माइकल कहता है कि आगे का रास्ता कमजोर है, अगर हमने नीचे खुदाई की तो टनल गिर सकती है, इसलिए नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ टनल बनाकर भागना सही रहेगा, नहीं तो ये पूरा ढांचा गिर सकता है।
दूसरी तरफ जब सोफिया अपार्टमेंट में पहुंचती है तो उसका पुराना मालिक उसको जेम्स के बारे में वार्न करता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोफिया को जेम्स का नकली पासपोर्ट भी मिल जाता है जिसमें उसका झूठा नाम लिखा हुआ था। अब सोफिया को भी शक हो जाता है कि जेम्स कोई मामूली मछुआरा नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। इतने में मॉर्गन वहां पर आ जाती है और सोफिया के हाथ से जेम्स का पासपोर्ट छीनकर उसको चेतावनी देती है कि अगर तुमने ज्यादा छानबीन की तो तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी और शायद तुम्हारी वजह से जेम्स की भी। दूसरी तरफ सोना जेल के अंदर जेम्स ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसकी सांस फूली हुई थी और उसको बाहर की हवा चाहिए थी। फिर माइकल उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेम्स कहता है कि मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने ही वाली थी कि लेचेरो उनको रोक देता है और फिर मौका पाते ही जेम्स ऊपर चला जाता है। जेम्स के जाने के बाद माइकल लेचेरो से फोन मांगता है लेकिन लेचेरो साफ साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ लिंकन एक बैकअप प्लान पर काम कर रहा था इसलिए वो एक गन फायर की आवाज को रिकॉर्ड करता है। तभी हम देखते हैं कि माइकल भी लुइस को बुलाकर उसके पिता की हेल्प से लिंकन को मैसेज भेजने का प्लान बनाता है। फिर लुइस अपने पिता को माइकल का मैसेज लिंकन तक पहुंचाने को कहता है और थोड़ी देर बाद लुइस के पापा लिंकन को कॉल करके वो मैसेज दे देते हैं। फिर कुछ देर बाद जेल में सोफिया जेम्स से मिलने के लिए आती है जहां जेम्स उसको आज रात लिंकन से दूर रहने के लिए कहता है। फिर जब सोफिया वहां से निकलती है तो उसकी मुलाकात लिंकन और सुक्रे से हो जाती है और फिर सोफिया लिंकन को बता देती है कि जेम्स ने मुझे तुम्हारे साथ रहने से मना किया है। ये बात सुनकर लिंकन को शक हो जाता है और वो सीधा ही लेचेरो के पास फोन करता है लेकिन ये कॉल सुमा उठा लेता है और तुरंत ही काट देता है। तभी कंपनी के कुछ लोग आकर लिंकन और सोफिया पर हमला कर देते हैं। लिंकन और सुक्रे लड़ते हुए एक आदमी को मार गिराते हैं लेकिन तभी एलियट जो कि कंपनी का ही आदमी है सोफिया को गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन मौका मिलते ही लिंकन उसको भी खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलेक्स को भी अब कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। अब ड्रग्स न लेने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए वो जज साहब के सामने बोल देता है कि कंपनी ने मेरा इस्तेमाल किया और मैं कंपनी के लिए ही काम किया करता था, उनके हर ऑर्डर्स को मानता था। उधर जेल में माइकल जेम्स से बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी टी बैग उसको बताता है कि लेचेरो के पास लिंकन का फोन आया था। फिर जब माइकल लेचेरो के पास जाता है तो लेचेरो उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर तेरे भाई का फोन मेरे पास एक बार फिर से आया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। लेकिन फिर वो अपना फोन माइकल को दे देता है। लिंकन से बात करते ही माइकल समझ जाता है कि कंपनी का क्या प्लान है। दरअसल कंपनी वाले लिंकन, सोफिया, एलजे और माइकल को मरवाकर जेम्स को जेल से हेलीकॉप्टर के जरिए भगाने वाले थे। तभी जेम्स भी मौका देकर छत पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगता है लेकिन तभी माइकल भी वहां पर आ जाता है और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हेलीकॉप्टर आते ही भारी फायरिंग शुरू हो जाती है लेकिन गार्ड उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं जिसके कारण हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ता है। फिर ये सब देखकर जेम्स नीचे भाग जाता है और माइकल पकड़ा जाता है। अंत में सभी कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और फिर जनरल माइकल के पास आकर कहता है कि जब से तुम आए हो इस जेल से 3 बार भागने की कोशिश हुई है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि माइकल को बाहर लाया जाए। फिर जब माइकल को बाहर लाया जाता है तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं जनरल माइकल को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और इस समय सभी लोग उसको ही देख रहे थे। फिर अपने ऑफिस में ले जाकर जनरल उससे सवाल करता है कि क्या तुम उस हेलीकॉप्टर में अकेले ही भागने वाले थे या कोई और भी तुम्हारी हेल्प कर रहा था। फिर माइकल उसको बताता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर जनरल उससे एक बार फिर से सवाल करता है लेकिन अब भी माइकल सेम जवाब देता है। फिर जनरल उसको बाहर लेकर जाता है और दोबारा से वही सवाल करता है लेकिन माइकल भी वही जवाब देता है। फिर जनरल उसको हॉट बॉक्स दिखाते हुए समझाता है कि इसके अंदर अच्छे अच्छे लोग बोलने लगते हैं क्योंकि ये पनामा का सूरज है जिसकी धूप की किरणें मौत से कम नहीं है। लेकिन जब माइकल फिर भी जबान नहीं खोलता तो जनरल उसको बॉक्स के अंदर बंद करके चला जाता है। अब धीरे धीरे इस बॉक्स का तापमान 100 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। अब माइकल की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली थी क्योंकि इस बॉक्स का तापमान 100 से भी ज्यादा हो सकता है। अब लेचेरो को भी ये लगने लगा था कि माइकल का अंत अब नजदीक है जो कि
सही भी है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि धूप की वजह से माइकल की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसको अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिंकन सोफिया को समझाने की कोशिश करता है कि जेम्स अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन सोफिया को अभी भी जेम्स पर भरोसा था क्योंकि जेम्स ने उसका अच्छे से ब्रेन वॉश किया हुआ था। तभी मॉर्गन वहां पर आती है और जबरदस्ती लिंकन को अपने साथ ले जाती है। फिर जाने से पहले वो सोफिया से कहती है कि आजकल मैं जहां भी जाती हूँ मुझे तुम ही दिखाई देती हो। अब उसकी इस बात का मतलब ये था कि उसका अगला टारगेट सोफिया ही होने वाली है। दूसरी तरफ लैंग एलेक्स को सोना जेल छोड़ने से पहले अपने पिता का लकी कॉइन देती है और बताती है कि इस कॉइन ने मेरे पिता की हर बार हेल्प की है। अब इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि लैंग को एलेक्स की फिक्र है। दूसरी तरफ मॉर्गन लिंकन को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर उसके बेटे एलजे से मिलवाती है। फिर एलजे अपने पापा से मिलकर बताता है कि कंपनी के लोग किसी साए की तरह आपके हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। जहां जहां भी आप जाते हो कंपनी वाले आपके पीछे आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर जाते समय एलेक्स को माइकल दिख जाता है और जब वो अंदर जाकर जेम्स से मिलता है तो जेम्स उसको बताता है कि भले ही माइकल इस समय मुसीबत में है लेकिन उसका प्लान अभी भी पूरी तरह से सेफ है। तभी हम देखते हैं कि एक कैदी फील्ड के बीच में उल्टी कर देता है और जब वो उसको साफ करने के लिए बेलिक से हेल्प मांगता है तो बेलिक उसको मना कर देता है और उल्टा उससे लड़ते हुए उसी उल्टी के अंदर धकेल देता है, जिसकी वजह से उस आदमी के पैर पर उल्टी लग जाती है और उस आदमी को ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब बेलिक की ये हरकत उसके लिए मुसीबत बनने वाली थी। दूसरी तरफ जब सुक्रे सोना पहुंचने वाला था तो लेचेरो का भाई अगस्टो उसके साथ फिर से टकरा जाता है और उसको एक पैकेट देकर डिलीवर करने को कहता है। सुक्रे को पता था कि ये पैकेट ले जाने में बहुत ज्यादा जोखिम है, इसलिए सुक्रे अगस्टो को मना कर देता है। लेकिन जब अगस्टो बंदूक दिखाता है तो उसको मजबूरी में वो पैकेट लेना ही पड़ता है। दूसरी तरफ सुक्रे अपने एक गार्ड दोस्त को माइकल को पानी पिलाने के लिए कहता है, लेकिन वो गार्ड आनाकानी करने लगता है क्योंकि उसको तो किसी भी झमेले में नहीं पड़ना था। फिर सुक्रे उसको खुद पानी पिलाने की इजाजत लेता है क्योंकि उसको बहाने से माइकल से बात करनी थी। फिर वो माइकल के पास जाकर उससे बात करते हुए सारा के लिए दुख जताता है। फिर माइकल उसको सलाह देता है कि तुम इस झमेले से दूर चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। तभी कुछ देर बाद जेम्स और लेचेरो दोनों मिलकर माइकल के प्लान के अनुसार दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से लेचेरो समझ जाता है कि वे लोग माइकल के बिना ये काम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि माइकल एक इंजीनियर है, उसको मालूम है कि कौन से स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ना है। फिर जब लेचेरो जेम्स को साथ लेकर बाहर जाने लगता है तो टी बैग उनको देख लेता है। दूसरी तरफ जनरल फिर से माइकल के पास जाकर उसको समझाता है कि तुम इस गर्मी में मर जाओगे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन माइकल कहता है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझको तो कुछ मालूम ही नहीं है। फिर वो जनरल को समझाता है कि तुम नहीं जानते कि कंपनी कितनी ताकतवर है और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी मुसीबत में आ जाओगे। फिर जनरल उसको बताता है कि मुझे भी कम मत समझना, इस जेल के सबसे बड़े गुंडे लेचेरो को मैंने ही जेल में डलवाया था जो कि कभी पनामा का अपराध का राजा हुआ करता था। अब तुम्हें ही ये तय करना है कि तुम अपनी जान दोगे या फिर वो राज बताओगे। दरअसल ये बात बताकर जनरल माइकल को ये बताना चाहता था कि वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो कंपनी के नाम से डर जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद माइकल अंदर जाकर बात करने के लिए राजी हो जाता है। आखिरकार माइकल बताना शुरू कर ही देता है कि वो यहाँ आने के बाद से ही भागने का प्लान बना रहा है और फिर वो जनरल को कंपनी और जेम्स का रिलेशन भी बता देता है। अब ये सब बताने के बाद माइकल जनरल से वादा लेता है कि जनरल कंपनी के हाथों से एलजे को बचाने में हेल्प करेगा और उसको वहां से सेफ निकाल कर लाएगा। तभी थोड़ी देर बाद जनरल अपने आदमियों को आदेश देता है कि माइकल को अंदर ले जाओ। फिर लुइस जब उसको अंदर जाते हुए देखता है तो सबको बता देता है कि माइकल अभी जिंदा है क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अब तो माइकल की लाश ही वापस आएगी, लेकिन माइकल को जिंदा देखकर सब लोग हैरान थे। अगले सीन में हम देखते हैं सुक्रे लिंकन को माइकल की हालत के बारे में बता देता है और ये बात सुनकर लिंकन को बहुत ही बुरा लगता है और उसकी हालत रोने जैसी हो जाती है। दूसरी तरफ जेल के अंदर जेम्स और टी बैग आपस में दोस्ती कर लेते हैं और जेम्स टी बैग के साथ वादा करता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से भगा कर ले जाऊंगा। दरअसल उसने ऐसा वादा इसलिए किया था ताकि टी बैग उसको बार बार परेशान ना करे। दूसरी तरफ लिंकन और सुक्रे कंपनी के आदमियों के सामने जाकर जानबूझकर लड़ाई करने लगते हैं, जिसको देखकर कंपनी का आदमी ये बात मॉर्गन को भी बता देता है। दरअसल ये लड़ाई लिंकन और सुक्रे का प्लान था। अब ये क्या प्लान था इसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जनरल अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जेम्स को लेकर आओ। फिर जेम्स को वहां पर लाकर उससे पूछताछ
पूछताछ की जाती है। अब पहले पहले तो जेम्स बहुत शेर बनता है, लेकिन जैसे ही उसको टॉर्चर करना शुरू किया जाता है तो वो तुरंत अपना मुंह खोल देता है, उससे कंपनी का पता मांगता है, लेकिन जेम्स को उसके बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ माइकल जनरल का फोन लेकर लिंकन के पास कॉल करता है और फिर वो उसकी हेल्प से मॉर्गन और लिंकन के मीटिंग पॉइंट के बारे में पता कर लेता है। तभी थोड़ी देर बाद मॉर्गन लिंकन पर नजर रखने के लिए सुक्रे को पैसे ऑफर करती है और यही लिंकन और सुक्रे का प्लान था, ताकि मॉर्गन को ये लगे कि लिंकन और सुक्रे दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और मॉर्गन लिंकन की जासूसी का काम किसी और को ना सौंपे। दूसरी तरफ जेल के अंदर सुमा को भी अगेस्टो का भेजा हुआ पैकेट मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिस आदमी को बेलिक ने उल्टी के अंदर गिराया था, वो आदमी बेलिक को फाइट के लिए चैलेंज करता है और ये देखकर बेलिक सुमा से फाइट कैंसिल करने के लिए कहता है, लेकिन सुमा उनकी फाइट कैंसिल नहीं करवाता। दरअसल अब जेल में सुमा लेचेरो को इग्नोर करने लगा था और अंदर ही अंदर वो अपने आदमियों के साथ लेचेरो को मारने का प्लान भी बना रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जब मॉर्गन लिंकन से मिलने के लिए आती है तो जनरल के आदमी उसको उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ बेलिक भी फाइट की तैयारी कर रहा था और आखिर में फाइट के दौरान बेलिक चालाकी से केमिकल इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को मार देता है। दरअसल बेलिक ने अपने होममेड ग्लव्स में नशे का कोई केमिकल लगाया था, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट बेहोशी की हालत में आ गया और उसका फायदा उठाकर बेलिक उसको मार देता है, लेकिन उसकी ये चालाकी टी बैग देख लेता है। दूसरी तरफ जनरल मॉर्गन से पूछता है कि तुम माइकल और जेम्स को जेल से क्यों भगाना चाहती हो, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर माइकल और जेम्स को उसके सामने लाया जाता है और उसको देखकर मॉर्गन जनरल को एक एड्रेस बताती है। फिर जब जनरल उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां मॉर्गन चालाकी से उसके आदमियों को मार देती है और फिर वो जनरल को भी मार देती है और खुद वहां से बच निकलती है। दूसरी तरफ अगेस्टो जेल के विजिटिंग एरिया में सुमा से अपना भेजा हुआ पार्सल खोलने को कहता है और जब सुमा उसका भेजा हुआ पैकेट खोलकर देखता है तो उसमें से उसको एक गन मिलती है, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि अगेस्टो भी लेचेरो को मारने के लिए सुमा की हेल्प कर रहा था। फिर जैसे ही वो गन का लीवर खींचता है, ये 9वां एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 10वें एपिसोड की शुरुआत लेचेरो और सामी के इंटरेक्शन से होती है। सुमा माइकल के आने के बाद लेचेरो को उसको मारने के लिए कहता है, लेकिन लेचेरो साफ साफ मना कर देता है और बताता है कि माइकल गर्म बॉक्स को सरवाइव कर चुका है, जिसको आज तक कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया, इसलिए अब वो लोगों का हीरो बन गया है। अगर हमने उसको मार दिया तो लोग हल्ला कर देंगे और जेल में बिना बात का शोर शराबा हो जाएगा। ये बात सुमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो तो माइकल के साथ साथ लेचेरो को भी रास्ते से हटाना चाहता था। दूसरी तरफ एलेक्स को भी लांग की वजह से अपने बेटे की तस्वीर मिल जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स के पास जेम्स आता है और उसको अपने साथ टनल में चलने के लिए कहता है। अब एलेक्स को ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसके साथ जाना ही पड़ता है, क्योंकि अब उसको भी जेल से बाहर निकलना था। वहीं दूसरी तरफ लुइस माइकल से भागने की बात करता है, लेकिन माइकल उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि माइकल अपने साथ 100 लोगों को भगाना नहीं चाहता था और वैसे भी इस काम में जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, इनका रिस्क उतना ही बढ़ता जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद जेम्स माइकल के पास आता है और कहता है कि टी बैग भी हमारे साथ जाने वाला है। ये बात माइकल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी टी बैग टनल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लेचेरो उसको रोक देता है और बाहर पहरेदारी करने के लिए कहता है। दरअसल लेचेरो को समझ में आ गया था कि टी बैग का इन्वॉल्वमेंट उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसने उसको गेट पर ही खड़ा कर दिया। फिर माइकल अंदर जाकर सारी चीजों की जांच करता है और लेचेरो से ब्रिज बनाने के लिए सामान मंगवाता है। लेचेरो टी बैग को पैसे और लिस्ट देकर सामान लाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही टी बैग जाता है, सुमा अपने आदमियों के साथ लेचेरो के पास आ जाता है और उस पर गन तान कर कहता है कि अब से इस जेल का बादशाह मैं हूँ और तुम्हें भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। लेचेरो को मालूम था कि अगर वो इस समय कुछ भी बोलेगा तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सुमा को ये लगता है कि लेचेरो उसकी गन से डर गया, इसलिए बाहर जाकर वो सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि अब से इस जेल को मैं ही चलाऊंगा, जिसको भी परेशानी है वो मेरे सामने आए और मेरे साथ दो दो हाथ कर ले। दूसरी तरफ सुक्रे लिंकन को गैरी मिलर नाम के एक डीलर के बारे में बताता है, लेकिन डीलर को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए लिंकन अपने साथ सोफिया को ले जाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर लेचेरो सुमा को मारने का प्लान बना रहा था। फिर वो टी बैग को कहता है कि तुम बेलिक को भी साथ ले जाओ, इससे सुमा
सुमा का गेम बजाने में आसानी होगी। दूसरी तरफ लिंकन सोफिया को अपने साथ लेकर डीलर से मिलने के लिए जाता है। फिर सोफिया उसको बताती है कि वो जेम्स के साथ पेरिस जाना चाहती है और अगर लिंकन उसकी सुरक्षा की गारंटी लेगा तो वो हर काम करने के लिए तैयार है। फिर लिंकन उसको भरोसा दिलाता है कि मेरे होते हुए तुम्हें चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अब इस बात से एक बात तो पता चल जाती है कि लिंकन को भी सोफिया में दिलचस्पी है। दूसरी तरफ टी-बैग बेलिक को समझाता है कि अगर तुम्हें भागना है तो तुम्हें सुमा को फाइट में मारना होगा, क्योंकि सुमा ने खुद लड़ाई का ऑफर दिया है। दूसरी तरफ मॉर्गन ग्रेसी मिलर बनकर एक बड़े डीलर से संपर्क करती है और फिर वो सुक्रे को $25,000 का चेक देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही जानकारी लाते रहोगे तो तुमको पैसे मिलते रहेंगे। दरअसल उसको अभी भी लग रहा था कि सुक्रे पैसों के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल और बाकी के लोग टनल में काम कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि बाहर क्या चल रहा है। फिर माइकल एक मेटल पीस बनाकर स्ट्रक्चर को संभालता है। दरअसल माइकल एक इंजीनियर है और उसको आर्किटेक्ट की काफी जानकारी है, इसलिए उसने अच्छे से खुदाई करना शुरू कर दी थी। फिर जेम्स पूछता है कि क्या हम इसमें से निकलेंगे, लेकिन माइकल कहता है कि हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ठीक इसी समय बेलिक भी सुमा को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। फिर सुमा उसको 15 मिनट में मैदान में आने के लिए कहता है, लेकिन जब बेलिक अपना केमिकल लेने जाता है तो देखता है उसका डिब्बा खाली था। अब उसका इकलौता प्लान भी फेल हो गया, इसलिए वो घबरा जाता है। फिर टी-बैग उसको उकसाता है कि अगर तू उसको नहीं मारेगा तो वो हम सबको मार डालेगा। ये बात सुनकर टी-बैग की ओर फट जाती है। दूसरी तरफ सोफिया और लिंकन जब डीलर के पास जाते हैं तो उससे एक बॉम्ब खरीद लेते हैं। अब ये लोग इस बॉम्ब का क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं एलेक्स जेम्स और माइकल को साफ साफ शब्दों में समझा देता है कि अब मैंने दोबारा से कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया है और जेल से बाहर जाते ही मैं तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद भी माइकल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना जाने क्यों जेम्स की हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ फाइट भी शुरू हो जाती है और सुमा बेलिक को बुरी तरह से पीटता है। दूसरी तरफ जब एलेक्स, माइकल और जेम्स बाहर जाने लगते हैं तो उनको सुमा का एक आदमी देख लेता है और फिर वो उनका पीछा करने लगता है। अब देखते ही देखते टनल के पास उसके बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। अब माइकल और एलेक्स तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन जेम्स बाहर रह जाता है, इसलिए वो लोग जेम्स को बहुत पीटते हैं। दूसरी तरफ सुमा बेलिक को मारने ही वाला था, तभी उसको अपने आदमी के जरिए टनल के बारे में पता चलता है और ये बात पता चलते ही वो बेलिक को छोड़कर चला जाता है। लेकिन बेलिक की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब हालातों को बिगड़ता देख माइकल और एलेक्स अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। एलेक्स पत्थर तोड़कर सरिया बाहर निकालता है और माइकल स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर अपने पास रख लेता है। दरअसल माइकल अपना दिमाग लगा के कुछ हथियार बना रहा था। जब दरवाजा नहीं खुलता तो सुमा उनको धमकी देता है, लेकिन धमकी के बावजूद भी जब गेट नहीं खुलता तो वो लेचेरो को बुलाकर गेट खोलने के लिए कहता है। फिर देखते ही देखते लेचेरो और सुमा में बहस होने लगती है, इसलिए सुमा गन फायर कर देता है और वो गोली लिचेरो के साइड से होकर निकल जाती है। अब गोली की आवाज सुनकर मजबूरी में माइकल को गेट खोलना ही पड़ता है। फिर सुमा अंदर आता है और माइकल पर गुस्सा होने लगता है। माइकल उसको समझाता है कि स्ट्रक्चर एकदम तैयार है, लेकिन जैसे ही सुमा उस पर चढ़ता है पूरा ढांचा टूटकर उसी पर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अच्छी बात तो ये थी कि उसको दफनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो खुद ब खुद मिट्टी में दफन हो गया। अब दोस्तों यही था माइकल का प्लान और इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इसका दिमाग कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर लेचेरो सुमा की गन उठाकर उसके आदमियों को ठोक देता है और अपनी सत्ता वापस ले लेता है। फिर जब माइकल और लेचेरो ऊपर जाकर बाहर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि मिट्टी धस कर नीचे नहीं गिरी थी, यानी कि उनका प्लान अभी भी फेल नहीं हुआ। फिर लेचेरो सारे गद्दारों की लाश सबके सामने रखकर जेल के लोगों को गद्दारी का नतीजा दिखाता है, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं और यहीं से जेल के अंदर लेचेरो का राज फिर से शुरू हो जाता है। अब ये लोग बेलिक को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और वो सुमा के हाथों से मरने ही वाला था। दूसरी तरफ लिंकन सुक्रे को डीलर से खरीदा हुआ बॉम्ब देता है। दरअसल ये बॉम्ब सुक्रे को मॉर्गन की कार में लगाकर उसको उड़ाना था और फिर वो मॉर्गन से बात करने के बहाने उसकी कार में वो बॉम्ब लगा देता है। फिर सुक्रे मॉर्गन को कुछ जानकारी देता है और मॉर्गन को उसकी दी हुई जानकारी कुछ खास समझ में नहीं आती, इसलिए वो सुक्रे को धमकी देती है कि अगर तुम आगे से सही जानकारी नहीं लाए तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मरवा दूंगी। अब इस धमकी से सुक्रे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि मॉर्गन ने सारा के साथ क्या किया था, इसलिए अब वो कार से बॉम्ब हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस काम में फेल हो जाता है। दूसरी तरफ सोफिया को लिंकन का एक गिफ्ट मिलता है
जो एक पेरिस टावर की चेन थी। सोफिया को लिंकन का ये गिफ्ट काफी पसंद आता है। दूसरी तरफ जेल में जेम्स माइकल से पूछता है कि क्या तुम सच में इंजीनियर हो या फिर बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। दरअसल उसको लग रहा था कि सुमा पर जो स्ट्रक्चर गिरा था वो माइकल के सही से काम ना करने की वजह से गिरा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये माइकल का उसको मारने का प्लान था। तभी थोड़ी देर बाद एलेक्स माइकल को दिलासा देते हुए कहता है कि इस जेल से ही भागना मुश्किल है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दूसरी तरफ सोफिया को भी जेम्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसका सारा सामान फेंकने लगती है। तभी उसको कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो जेम्स का सामान चेक करने लगती है, जिसमें उसको एक सूटकेस मिलता है। अब उसका जेम्स पर शक और भी गहरा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल के पास लुइस आता है और वो उसको अपने सारे पैसे देकर कहता है प्लीज मुझे भी यहाँ से ले चलो, लेकिन माइकल को पैसों का लालच नहीं था, इसलिए वो उसको साफ साफ मना कर देता है। तभी कुछ देर बाद लिंकन माइकल से मिलने के लिए आता है। लिंकन बताता है कि जेम्स का पासपोर्ट फेक है। अब इस बात से माइकल के मन में एक सवाल उठता है कि अगर वो फिशरमैन नहीं है तो आखिर है कौन, वो कौन है और क्या काम करता है, और कंपनी वाले उसको बाहर क्यों निकालना चाहते हैं। अब इसी सवाल के साथ 10वें एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 11वें एपिसोड में हम देखते हैं माइकल सभी को बताता है कि हमें 24 घंटे के अंदर टनल को खोदकर मिट्टी हटानी होगी और फिर सब कुछ पहले जैसा करना होगा। अब पिछली बार जो टनल गिरी थी उसकी वजह से सब लोग बहस करने लगते हैं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ये टनल दोबारा से गिर जाएगी। लेकिन तभी लेचेरो सबको शांत कर देता है और कहता है हम 48 घंटे बाद यहाँ पर आएंगे। अगर किसी को यहाँ से भागना है तो माइकल के प्लान पर काम करना पड़ेगा, वरना वो यहीं पर रह सकता है। दूसरी तरफ सोना के बाहर लिंकन सोफिया से बात करते हुए पूछता है कि क्या तुम जेम्स से मिलने नहीं जा रही। सोफिया बताती है कि मैं आज उससे मिलने नहीं जा रही, हमारे बीच में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी क्लियर करनी बाकी है, लेकिन फिलहाल जेम्स से मिलना सेफ नहीं होगा क्योंकि उसको मार्गन ने वार्निंग दे दी है। दरअसल सोफिया का खुद का विश्वास जेम्स पर से हटने लगा है, इसीलिए ये ऐसे बहाने बना रही है। थोड़ी देर बाद जब लिंकन माइकल से जाकर मिलता है तो सोफिया को देखकर उसको शक होने लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ मामला चल रहा है, क्योंकि उनके बात करने के तरीके से और इंटरेक्शन से किसी को भी शक हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर माइकल उसको बताता है कि हम लोग प्लान के हिसाब से पीछे चल रहे हैं और जेल और गार्ड की समस्या की वजह से हमें प्लान में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ी। अब हमें ना चाहते हुए भी टीबैग, एलेक्स, बेलिक और सोना के राजा लेचेरो को जेम्स के साथ साथ बाहर निकालना पड़ेगा। ये बात सुनकर लिंकन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि टीबैग, बेलिक और एलेक्स एक गद्दार हैं और उन पर भरोसा करना यानी मौत को दावत देना है। लेकिन माइकल उसको अच्छे से बताता है कि उसके पास और कोई प्लान या रास्ता नहीं है। अगर वो लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं तो कल ही पकड़ा जाता। फिर लिंकन कहता है कि बाहर की परेशानी को हल करने का सारा इंतजाम मैं कर लूंगा, इसलिए तुम बस अपने काम पर ध्यान दो ताकि तुम लोग जल्दी से इस जेल से बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ जेल के अंदर जब सभी लोग टनल में काम कर रहे थे तो टीबैग जेम्स को भड़काने लगता है कि बाहर जाने के बाद माइकल पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। दरअसल टीबैग कभी भी अपनी आदत से नहीं सुधर सकता, इसीलिए वो आग लगाने का काम कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद जब वो लोग काम कर रहे थे तो ऊपर से पानी गिरने लगता है और टीबैग बेलिक पर भड़क जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी ही वजह से पानी लीक हुआ है। लेकिन फिर उन लोगों को ऊपर देखते ही कुछ शक हो जाता है, इसलिए वो लोग ऊपर देखने के लिए जाते हैं। जब वो लोग विंडो पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है और टनल के ऊपर पानी भरने की वजह से ऊपर की मिट्टी नीचे धंसने लगी है और वहां पर होल बनने लगा है। अब ये देखकर माइकल तय करता है कि अब हमें आज रात ही भागना होगा, नहीं तो कल तक ये मिट्टी नीचे गिर जाएगी और पूरे प्रशासन को पता चल जाएगा कि हम लोग भागने वाले थे, फिर हमारा नया जनरल हमको मार डालेगा। फिर ये बातें सुनने के बाद सभी लोग तय करते हैं कि अंदर का काम वो सभी लोग एक साथ मिलकर बिना लड़े खत्म कर लेंगे और माइकल बाहर का काम संभालेगा, यानी गार्ड और जनरेटर वाला मामला। तभी जाते समय लुइस फिर से माइकल के पीछे पड़ जाता है और अपने साथ ले जाने का अनुरोध करता है, लेकिन माइकल उसको फिर से मना कर देता है। फिर माइकल
माइकल बाहर सब कुछ अच्छे से चेक करके एक बार फिर से बिजली उड़ाने का प्लान बनाता है और फिर वो लिंकन को फोन करके बताता है कि हम लोग आज रात ही भागने वाले हैं। फिर वो सुक्रे को भी जनरेटर का मॉडल देखने के लिए भेजने को कहता है। दूसरी तरफ मार्गन सुक्रे से मिलती है और सुक्रे को वो बॉम्ब देती है जो उसने मार्गन को मारने के लिए उसकी गाड़ी में लगाया था। फिर वो सुक्रे को थोड़ा प्यार से धमकाती है और उससे लिंकन के प्लान के बारे में पूछती है, लेकिन सुक्रे जब उसको कुछ भी नहीं बताता तो वो गुस्सा हो जाती है। तभी उसके पास लिंकन का फोन आता है और वो मार्गन को बताता है कि माइकल और जेम्स अपनी टोली को लेकर आज रात ही भागने वाले हैं। फिर जब वो ये बात सुक्रे से पूछती है तो सुक्रे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो समझ जाती है कि सुक्रे किसी भी काम का नहीं है। इसको लिंकन और माइकल के एक भी प्लान के बारे में नहीं पता। अब उसको इस बात का भी दुख होने लगता है कि वो बिना बात के ही इसके ऊपर अपने पैसे बर्बाद कर रही है। फिर सुक्रे लिंकन को फोन करके बताता है कि वो बॉम्ब मार्गन को मिल गया है और इस समय वो बहुत गुस्से में है। ये बात सुनने के बाद लिंकन भी डर जाता है, लेकिन फिर वो सुक्रे को सोना जेल के अंदर जाकर माइकल की हेल्प करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर जब वो लोग काम कर रहे थे तो इतने में वहां पर एक बड़ा सा भारी ट्रक आ जाता है, जिसको देखकर सभी की सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि अगर वो ट्रक उनकी टनल के ऊपर आ गया तो उनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तभी देखते ही देखते वो ट्रक मिट्टी में फंस जाता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो सुरंग के ऊपर नहीं था, इसलिए वहां पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अब क्योंकि वो ट्रक फंस गया था, इसलिए उन सभी गार्ड्स को ट्रक का सारा सामान वहीं पर नीचे उतारना पड़ता है और ट्रक वहीं से चला जाता है। अब अगर वो ट्रक थोड़ा और आगे आ जाता तो इन सब का खेल खत्म हो जाता। दूसरी तरफ मॉर्गन सोफिया को पकड़वा लेती है और लिंकन को कॉल करके उसको एक खास लोकेशन पर बुलाती है। इतने में सुक्रे भी सोना के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन तभी रफेल उसको रोक लेता है और कहता है कि आज उसे अपनी पेमेंट मिलने वाली है। फिर सुक्रे माइकल को फोन करता है और बताता है कि मैं अंदर आ गया हूँ और जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म कर लूंगा। फिर फोन पे ही माइकल उसको बैकअप जनरेटर तक पहुंचने का रास्ता बताता है ताकि वो माइकल को जनरेटर का मॉडल बता सके। फिर सुक्रे वहां पर पहुंचकर कस्टमर केयर का नंबर नोट कर लेता है और माइकल जल्दी से कस्टमर केयर पर फोन करके बैकअप जनरेटर के बारे में जानकारी लेने लगता है। उसको पता चलता है कि लगभग 30 सेकंड बाद ही बैकअप जनरेटर दोबारा से चालू हो जाएगा। तभी माइकल के पास लिंकन का फोन आता है और वो जेम्स से बात करवाने को कहता है। फिर मार्गन फोन पर सोफिया को टॉर्चर करते हुए जेम्स से वो खास जगह के कोऑर्डिनेट्स मांगती है और धमकाते हुए कहती है कि अगर आज शाम तक मुझे वो कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले तो मैं सोफिया को मार डालूंगी, जैसे मैंने सारा को मारा था। अब कॉल काटने के बाद जेम्स टूट जाता है और बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है। फिर वो अपनी बर्ड बुक में उन कोऑर्डिनेट्स को ढूंढने लगता है। फिर माइकल उसको समझाता है कि अगर तुमने सारी जानकारी मॉर्गन को दे दी तो मॉर्गन और कंपनी को तुमसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। फिर मॉर्गन तुम्हारी प्रेमिका को मार डालेगी। इस समय चुपके से टी बैग उनकी बातें सुन रहा था और अब उस बर्ड बुक के बारे में उसको भी पता चल गया था। दूसरी तरफ मॉर्गन सोफिया को समझाती है कि अगर जेम्स तुम्हें सच में प्यार करता है तो वो मुझे कोऑर्डिनेट्स जरूर देगा और अगर वो तुम्हारे साथ प्यार का दिखावा कर रहा है तो वो शाम तक कोऑर्डिनेट्स नहीं देगा। फिर लिंकन उससे पूछता है कि जेम्स में ऐसा क्या खास है, क्यों सब उसके ही पीछे पड़े हैं। फिर मॉर्गन कहती है कि अगर मैंने ये राज तुम्हें बता दिया तो उसके बाद तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मॉर्गन सोफिया को साथ लेकर माइकल और जेम्स से मिलने के लिए जाती है। जेम्स ना चाहते हुए भी मॉर्गन को कोऑर्डिनेट्स का आधा हिस्सा दे देता है और आधा अपने ही पास रख लेता है। दरअसल ये चालाकी का काम उसको माइकल ने ही बताया था। फिर जेम्स उसको कहता है कि जब सभी लोग जो तुम्हारी कैद में हैं वो सब सुरक्षित हो जाएंगे तो बचे हुए कोऑर्डिनेट्स भी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब मॉर्गन ये चालाकी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और एक टाइम फिक्स करके जेम्स को धमकी देती है कि टाइम खत्म होने तक अगर बाकी के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं मिले तो मैं एलजे और सोफिया को मार डालूंगी और फिर उन दोनों का सिर तुम्हारे पास गिफ्ट के रूप में भिजवाऊंगी। अब ये धमकी देने के बाद वो सोफिया को साथ लेकर वहां से चली जाती है। फिर उनके जाने के बाद माइकल और लिंकन दोनों अपने आगे का प्लान डिस्कस करते हैं और फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर माइकल लुइस के पास जाता है और कहता है अब तुम भी हमारे साथ बाहर जाओगे। फिर वो उसको फोन करके अपने पिता से बात करने के लिए कहता है। फिर रात होने तक सभी लोग अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं। फिर माइकल बताता है कि बैकअप जनरेटर
ऑन होने में पूरे 30 सेकंड लगेंगे। इस समय लिंकन एक बस का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही बस आती है, लिंकन चाकू दिखाकर बस को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ माइकल सभी को टनल के अंदर ले जाता है। अब टाइम कम होने की वजह से लेचेरो जेम्स पर चाकू रख देता है। दरअसल लेचेरो खुद सबसे पहले भागना चाहता था, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। फिर माइकल उसको सबसे पहले जाने देता है। फिर टी-बैग और बेलिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर माइकल बाकी लोगों से पूछता है कि क्या कोई और जाना चाहता है। फिर एलेक्स भी उनके पीछे पीछे बाहर जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ पेट्रोलिंग जीप आगे चलकर खराब हो जाती है और इन सभी का प्लान काम कर जाता है। इतने में लिंकन भी बिजली के खंबे के पास जाकर पूरी लाइन खराब कर देता है, जिसके कारण सोना के अंदर लाइट चली जाती है। फिर माइकल सभी को याद दिलाता है कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, अगर हम 30 सेकंड के अंदर नहीं भागेंगे तो लाइट वापस आ जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 12वें एपिसोड की शुरुआत कुछ समय पहले से होती है। वो समय जब माइकल अपना आखिरी प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था। वो सभी को साफ साफ बता देता है कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड का समय है। जैसे ही लेचेरो, टी-बैग और बेलिक बाहर निकलने लगते हैं, माइकल अचानक अपनी टीम को रोक देता है, जिसके कारण सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी 30 सेकंड पूरे होने से पहले ही जनरेटर चालू हो जाता है और पूरा सिस्टम वापस से एक्टिवेट हो जाता है। दरअसल ये माइकल का ही प्लान था, टी-बैग, लेचेरो और बेलिक से पीछा छुड़वाने का। उसने जानबूझकर उन लोगों को गलत बताया कि जनरेटर 30 सेकंड में चालू होगा, जबकि जनरेटर 20 सेकंड में ही चालू हो गया। फिर गार्ड्स भी लेचेरो को बार बार चेतावनी देते हैं, लेकिन वो हर बार उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करता रहता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी और इसी गलती की वजह से गार्ड उसको गोली मार देते हैं। अब गोली लगने के कारण वो वहीं पर गिर जाता है, लेकिन मरता नहीं। अब इस घटना के कारण जेल के अंदर भी भागदौड़ मच जाती है। राफेल तुरंत सुक्रे को पकड़कर एक अलमारी में लॉक कर देता है ताकि मामला कंट्रोल में रहे। दरअसल राफेल को सुक्रे की पहचान पे शक हो गया था, इसलिए उसने उसको कमरे के अंदर बंद करके रखा था। अब गार्ड्स सभी कैदियों को घेर लेते हैं, जिसके कारण माहौल पूरी तरह टेंशन से भर जाता है। तभी जब नीचे मौजूद कैदी माइकल से सवाल करते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है, तो वो बिल्कुल शांत रहकर कहता है, यही मेरा प्लान था। ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो लगता था कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन माइकल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ लिंकन अपनी साइड से प्लान को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सुक्रे के टाइम पर ना पहुंचने के कारण बहुत ही परेशान हो जाता है। दरअसल उसको भी अंदर ही अंदर से लग रहा था कि सुक्रे के साथ कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वो घबराहट में सुक्रे को कॉल करता है, लेकिन सुक्रे का फोन राफेल छीन लेता है। इसी दौरान लुइस के डैड लिंकन से संपर्क करके उसको एक लोकेशन सेंड करता है और उस पर आने को कहता है। दरअसल ये वही लोकेशन थी जहाँ पे माइकल की गैंग भाग कर जाने वाली थी। दूसरी तरफ सोना जेल के अंदर बेलिक डर के मारे टॉर्चर को झेल ही नहीं पाता और टनल का पूरा राज खोल देता है। फिर कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ तुरंत टनल के अंदर घुस जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, दरवाजा लॉक हो जाता है और फिर वो उसको तोड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि माइकल और उसकी टीम अपना अगला मूव शुरू कर चुके थे। फिर जैसे ही आखिरी गार्ड वहां से हटता है, टीम एक एक करके बाहर निकलने लगती है। फिर वो गाड़ियों के नीचे छुपते हुए धीरे धीरे करके फैंस तक पहुंच जाते हैं। जब कर्नल कैदियों की गिनती करवाता है तो उसको पता चलता है कि 4 कैदी कम है और तभी उसको समझ में आ जाता है कि असली खेल तो हो गया। फिर वो बाहर जाकर फेंसिंग देखता है तो वो भी कटी हुई थी। इसका मतलब साफ साफ था कि माइकल की टोली वहां से भाग चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह की पहली रोशनी में वो चारों भागते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे गार्ड्स लगे हुए थे। रास्ते में जेम्स गिर जाता है, लेकिन बाकी लोग उसको छोड़ते नहीं बल्कि उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि जेम्स ही एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से सोफिया और एलजे जिंदा बचे हुए हैं। अगर वो मर जाता तो कंपनी वाले 1 सेकंड में दोनों का सिर उड़ा देते। फिर भागते भागते वो पानी तक पहुंच जाते हैं। दरअसल पहले के एपिसोड में जब लिंकन ने आइस बॉक्स को वहां पर छुपाया था तो उसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर थे। फिर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उसमें कूद जाते हैं और सिलेंडर की हेल्प से पानी में सांस ले पाते हैं। लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है, सांस टूटने लगती है, शरीर जवाब देने लगता है। इस समय गार्ड भी उनकी तलाश में थे, लेकिन दूर दूर तक उनको कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब उन्हें नौसेना की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ सभी लोग एक खास लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसकी खबर लिंकन ने लुइस के बाप को दी थी। इतने में लुइस के डैड भी वहां पर नाव लेकर आ जाते हैं और उनको देखकर सबके मन में नई उम्मीद की किरण जाग जाती है और धीरे धीरे सब लोग संभलने लगते हैं। लेकिन सुक्रे के ना आ पाने के कारण माइकल और लिंकन अभी भी परेशान थे। दूसरी तरफ जेल के अंदर टी-बैग
की हालत भी खराब होती जा रही थी क्योंकि उसकी इतनी पिटाई हुई कि वो अधमरा हो गया क्योंकि उसको सारी जानकारी उगलवाने के लिए बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। लेकिन तभी उसको जेम्स की बर्ड बुक वहाँ पर पड़ी हुई मिल जाती है जिसको उठाकर वो अपनी जेब में रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल और उसकी गैंग किनारे पर पहुंचने के बाद लुइस और उसके पिता को अलविदा कह देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में कार से जाते वक्त लिंकन को मॉर्गन का फोन आता है और उसको उसे झूठ बोलना पड़ता है कि हम लोग पनामा पहुंच गए हैं। लेकिन मॉर्गन कहती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। दरअसल वो डिवाइस उसके पास है जिसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था और उसकी वजह से ही मॉर्गन उनका पीछा कर रही थी। फिर लिंकन तुरंत उस डिवाइस को फेंक देता है ताकि मॉर्गन उसका पीछा ना कर सके। लेकिन पकड़म पकड़ाई की ये भाग दौड़ अब चालू हो चुकी थी। लेकिन लिंकन यहाँ भी एक चाल चलता है। वो मॉर्गन और उसके साथियों को अपने पुराने खरीदे हुए घर की तरफ ले जाता है। वहाँ पहुंचकर वो गोलीबारी करता है और सही मौके पर सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उन गोलियों की आवाज सुनकर मॉर्गन को कुछ अजीब लगता है। फिर जब वो चेक करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि लिंकन ने वहाँ पर एक स्पीकर रखा हुआ है जिसमें से गोलीबारी की आवाज आ रही थी और लिंकन अब की बार फिर से उसको चकमा देकर भाग गया। दूसरी तरफ सोना जेल में भी हालात और खतरनाक होते जा रहे थे क्योंकि टी बैग की वजह से बहुत सारे राज खुलने लगे थे। फिर टी बैग सुक्रे का भी राज खोल देता है कि वो फोक्स रिवर से भागा हुआ एक कैदी है। पहले तो सुक्रे इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन जब जेल वाले उसको उसका वांटेड पोस्टर दिखाते हैं तो उसको ना चाहते हुए भी सच कबूलना ही पड़ता है। दूसरी तरफ लिंकन एक बड़ा कदम उठाता है और वो मॉर्गन को मैसेज भेजकर एलजे और सोफिया के बदले जेम्स का एक्सचेंज करने के लिए कहता है। फिर मॉर्गन भी ये बात जानकर फौरन निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंकन एलेक्स को गोली मारने वाला था क्योंकि उसने उसके बाप को मारा था, लेकिन इस बात का फायदा उठाकर जेम्स अचानक से मौका देकर भागने की कोशिश करता है और लिंकन और माइकल उसको रोक नहीं पाते। तभी एलेक्स भी मौका देखकर कार लेकर वहां से भाग जाता है। अब माइकल और लिंकन की हालत खराब हो गई थी क्योंकि जेम्स और एलेक्स दोनों ही उनके हाथ से निकल गए थे। फिर माइकल लिंकन से एक सीधा सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास आगे का कोई प्लान है, लेकिन लिंकन के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था और इसी ट्विस्ट के साथ सेकंड लास्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं माइकल और लिंकन जेम्स की कार का पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जेम्स शहर में पहुंचता है तो वो अपनी कार वहीं पर छोड़ देता है और भागने लगता है। तभी माइकल और लिंकन भी अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपनी कार वहीं पर छोड़ देते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जेम्स उनसे आगे निकल जाता है। फिर थोड़ी दूर भागने के बाद जेम्स एक औरत से हेल्प मांगता है और वहीं से मॉर्गन के पास फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में लिंकन वहां पर पहुंच जाता है और बिना वक्त गवाए उसको पकड़कर अच्छे से पीट देता है। फोन पर मॉर्गन पूछ रही थी कि तुम लोग कहाँ हो। फिर लिंकन गुस्से में जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ पर होंगे। फिर मॉर्गन उसको कहती है कि मैं जेम्स के बदले सोफिया और एलजे को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब की बार लिंकन उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं बाद में बात करूंगा। दरअसल लिंकन अभी माहौल को थोड़ा शांत करना चाहता था और अपना एक सही प्लान बनाकर एलजे और सोफिया को वापस लेना चाहता था, इसीलिए उसने मॉर्गन को मना कर दिया। तभी पुलिस के सायरन्स की आवाज आती है जिसके कारण माहौल थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर माइकल लिंकन को समझाता है कि हमें नया प्लान बनाना होगा और जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना हम सब जेल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लुइस अपने पिता के साथ भाग रहा था। फिर जैसे ही पुलिस वाले उसको रोकते हैं तो वो लुइस के पिता को सोना से भागे हुए लोगों का पोस्टर दिखाकर अपनी गाड़ी की तलाशी देने को कहते हैं, जिसमें पुलिस वालों को सिर्फ खाद मिलती है, उसके अलावा कोई भी नहीं। फिर पुलिस वाले उनको जाने देते हैं और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं लुइस अपने सीक्रेट बॉक्स से बाहर निकलता है और अपने पिता को थैंक यू कहता है। दरअसल लुइस के पिता ने अपनी कार में एक सीक्रेट चैम्बर बनाया हुआ था ताकि लुइस को पुलिस की नजरों से बचा सके। फिर उसके पिता उसको बताते हैं कि बस 2 और चेक पॉइंट पार करने हैं और फिर हम आराम से अपने घर जा सकेंगे। दूसरी तरफ सोना जेल के अंदर हालात बहुत ही खराब थे। सुक्रे को बुरी तरह से पीटा जा चुका था, लेकिन फिर भी वो माइकल और उसके साथियों के बारे में जुबान नहीं खोलता। उसकी ये वफादारी देखकर राफेल की जल जाती है और वो उसको बाहर ले जाकर उसकी ही कब्र उसके हाथों से खुदवाने लगता है। फिर जब कब्र उसके साइज की हो जाती है तो वो उसको उस कब्र के अंदर लेटने को कहता है और आखिरी बार उससे पूछता है कि माइकल और उसके साथी कहाँ गए। लेकिन जब वो नहीं बोलता तो वो उसको उसी गड्ढे के अंदर जिंदा दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन सुक्रे फिर भी नहीं डरता और भगवान को याद करने लगता है। दूसरी तरफ टी बैग जब जेल के अंदर पहुंच
पहुंचता है तो देखता है कि लेचेरो की पावर और उसका रुतबा अब खत्म हो चुका है। लोग उसके सामान को लूट रहे हैं और उसको मार भी रहे हैं। अब कुछ लोग तो उसका खेल खत्म करने के लिए उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन टी बैग फिर भी लेचेरो की ही हेल्प करता है और उसको बाहर निकालता है। फिर ऊपर आकर लेचेरो देखता है कि अब उसका ठिकाना लुट चुका है और कुछ लोग उसके सामान के लिए आपस में लूट मार कर रहे हैं। इसलिए वो गुस्से में अपनी छुपी हुई बंदूक निकालकर उन लोगों पर तान देता है। जब वो लोग लेचेरो के हाथ में गन देखते हैं तो सब डर कर भाग जाते हैं। फिर लेचेरो उस गन को बेलिक और टी बैग पर भी तान देता है, लेकिन तभी टी बैग उसको समझाने की कोशिश करता है कि हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे और हमारे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले तो लेचेरो को भरोसा नहीं होता, लेकिन टी बैग धीरे धीरे उसको मैनिपुलेट कर लेता है और उसको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि नया कर्नल पैसे लेकर कैदियों को छोड़ रहा है। अब उसकी बातें सुनकर लेचेरो को एक नई उम्मीद दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर टी बैग कहता है कि पैसे मैरी ला सकती है। दरअसल मैरी वही वेश्या थी जो लेचेरो से मिलने आती थी। फिर टी बैग मैरी को कॉल करके $50,000 मांगता है और वेरिफिकेशन करने के लिए उसकी बात लेचेरो से भी करवाता है। फिर लेचेरो से बात करने के बाद मैरी पैसे लाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी लेचेरो को पता चलता है कि उसकी गन अब गायब हो चुकी है। अब उसको समझ में आ जाता है कि टी बैग का असली प्लान क्या है। दरअसल टी बैग का प्लान ये था कि वो मैरी से लेचेरो का नाम लेकर पैसे मंगवाएगा और खुद लेचेरो को मारकर उसका सारा पैसा लूट लेगा। अब लेचेरो को समझ में आ जाता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो टी बैग से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे आसान मौत देना। फिर टी बैग भी उसकी बात मान लेता है और लेचेरो को तकिए से दम घोटकर मार डालता है। अब आखिरकार सोना का बेताज बादशाह लेचेरो ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। दूसरी तरफ माइकल मॉर्गन को कॉल करके म्यूजियम के पास बुलाता है। दरअसल माइकल ने अपना नया प्लान म्यूजियम के अंदर बनाया था। तभी कुछ देर बाद मॉर्गन अपने साथियों सोफिया और एलजे को लेकर म्यूजियम के बाहर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ लिंकन जेम्स को गन पॉइंट पर लिए हुए था। तभी माइकल इशारा करता है और सब लोग अंदर चले जाते हैं। अब ये सब एक्सचेंज के लिए नहीं था, बल्कि चेक करने के लिए था कि सब कुछ सेफ है या नहीं। जब ये बात मॉर्गन सुनती है तो कहती है कि एक बार एक्सचेंज हो जाए, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम लोग कौन हैं। फिर माइकल मॉर्गन को कहता है कि जब मैं 5 मिनट बाद कॉल करूं तो तुम वहां पर आ जाना। फिर 5 मिनट के बाद मॉर्गन के पास माइकल का फोन आता है और वो उसको म्यूजियम के अंदर आने को कहता है। फिर जब वो म्यूजियम के अंदर पहुंचते हैं तो सिक्योरिटी के कारण मॉर्गन को अपने हथियार बाहर ही छोड़ने पड़ते हैं। फिर मॉर्गन माइकल को वार्निंग देती है कि अगर इस बार तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो सोफिया और एलजे को मैं ऑन द स्पॉट मार डालूंगी। फिर वो सभी फर्स्ट फ्लोर पर मिलते हैं जहां पर एक्सचेंज होना था। अब एलजे लिंकन की तरफ जाता है और जेम्स मॉर्गन की तरफ। फिर लिंकन एलजे से मिलकर फौरन उसके गले लग जाता है। तभी सोफिया जेम्स से कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछती है और यहीं पर असली सच्चाई सामने आती है। मॉर्गन सोफिया को बता देती है कि कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, वो सारी कहानी झूठी थी। मुझे तो जेम्स किसी और काम के लिए चाहिए था। ये बात सुनकर सोफिया टूट जाती है और जेम्स से दूर हो जाती है। फिर जब सब लोग बाहर जाने लगते हैं तभी अचानक से सिचुएशन बिगड़ जाती है, क्योंकि गार्ड को जेम्स के पास से एक सस्पिशियस चीज मिलती है। दरअसल अशांति पैदा करने के लिए ये सामान माइकल ने ही जेम्स की जेब में रखा था, क्योंकि उसको पता था कि बाहर निकलते ही कंपनी के लोग उनको मार डालेंगे। फिर मॉर्गन जेम्स के मुद्दे को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गड़बड़ी के कारण वहां पर गोली चल जाती है और वो गोली सीधा सोफिया के पेट में जाकर लगती है, जिसके कारण सोफिया की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब गोली चलने के कारण वहां पर भगदड़ मच जाती है। लिंकन रुकना नहीं चाहता था क्योंकि वो सोफिया की जान बचाना चाहता था, लेकिन एलजे उसको भागने को कहता है। दूसरी तरफ मॉर्गन भी जेम्स को लेकर निकल जाती है। फिर जेम्स गाड़ी रोककर उसको सोफिया को लाने के लिए कहता है और कहता है कि वो मरी नहीं, लेकिन ये बात सुनकर मॉर्गन गुस्से में आ जाती है और साफ साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ मैरी जब जेल के अंदर पैसे लेकर आती है तो टी बैग को गुड बाय बोलकर और पैसे के बैग में से एक पैसे का बंडल निकालकर वहां से चली जाती है। फिर टी बैग उन पैसों को सब कैदियों में बांट देता है और कहता है कि अब यहाँ पर कोई किसी का गुलाम नहीं है। अब सब लोग उसका ये बर्ताव देखकर उसकी इज्जत करने लगते हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि अब जेल का नया किंग टी बैग बन गया।
दूसरी तरफ सुक्रे जब कुछ भी नहीं बताता तो ना चाहते हुए भी राफेल को सुक्रे को वापस जेल में डालना ही पड़ता है। लेकिन अब अंदर का पूरा सिस्टम बदल चुका था। तभी हम देखते हैं कि लुइस भी अब अपने घर पहुंच गया था, जहां उसकी पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी और उसके आने के बाद सब लोग पार्टी भी करते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स भी एक बार के अंदर बैठा हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद एलेक्स के पास जेम्स और मॉर्गन दोनों आ जाते हैं। फिर जेम्स उसको भी अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। एलेक्स जेम्स को समझाता है कि मॉर्गन के साथ काम करना बेवकूफी होगी, क्योंकि उसने सारा को मार दिया, इसलिए आज नहीं तो कल माइकल इसको जान से मारकर ही मानेगा। लेकिन फिर भी बार बार जेम्स के समझाने पर एलेक्स उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जिसको एलजे की हेल्प से एक नया क्लू मिलता है और वो था जेम्स का सूटकेस। दरअसल सोफिया को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था और उसने हॉस्पिटल में एलजे को जेम्स के सूटकेस के बारे में भी बता दिया। फिर वो और लिंकन वहां से सूटकेस लेने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वहां पर पहुंचकर माइकल जेम्स के सूटकेस को खोलने की कोशिश करता है तो वो खुलता ही नहीं, क्योंकि उसको खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। इसलिए माइकल गन की हेल्प से उस सूटकेस को खोल लेता है, जिसके अंदर उनको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंपनी से संबंधित थे और इनमें बहुत ही गोपनीय जानकारी थी। अब माइकल फैसला करता है कि वो मॉर्गन का पीछा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको मारकर ही दम लेगा, ताकि उससे अपनी सारा का बदला ले सके। लिंकन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसकी एक भी नहीं सुनता। अब लिंकन भी समझ जाता है कि अब हम लोगों का अलग होने का समय आ गया है, इसलिए वो माइकल से गले मिलकर उसको फाइनल गुड बाय बोल देता है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं सोना जेल में टी बैग का नया राज शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ लुइस अपने घर के ग्राउंड में खूब मजे कर रहा था और माइकल एक नई राह पर निकल चुका है, जो थी सारा की मौत का बदला। अब क्या वो सारा की मौत का बदला ले पाएगा या फिर खुद ही कंपनी के हाथों शिकार बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको 4th सीजन में मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका 4th सीजन लेकर आऊं तो आपको ये वीडियो इतनी ज्यादा शेयर करनी होगी कि इस पर कम से कम 4-5 लाख व्यूज आए, वरना मैं इसका 4th सीजन नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी मजेदार सीरीज पेंडिंग पड़ी है। तो दोस्तों ये थी प्रिजन ब्रेक 3 की डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब 4th सीजन देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और धमाकेदार सीरीज के साथ। टिल देन बाय बाय।